एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में अपन समझेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, कितनी तरह तरह की इसमें इंडस्ट्रीज होती है। बेसिकली बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है लोगों को कि एपीआई क्या होता है, फॉर्मुलेशन क्या होता है, ड्रग मैन्युफैक्चरर क्या होता है। तो इन चीज़ों पे अपन बात करेंगे और आपको एक क्विक गाइडेंस देंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेसिकली में इनमें किस तरह की कंपनीज है और क्या क्या काम कर रही है। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो एक तो होता है जेनेरिक और एक होता है ब्रांडेड। अच्छा, अभी अपन इसको समझते हैं। ब्रांडेड का मतलब क्या होता है। बेसिकली ब्रांडेड ड्रग्स यानी जिसके अंदर बेसिकली आपका इनोवेटर से यहाँ पे मतलब है या तो डॉक्टर रेडी या फिर जॉनसन एंड जॉनसन या फिर बाहर की कोई भी बड़ी यूएस की, अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनी। ठीक है, वो एक इनोवेटर होता है। वो पहले उस ड्रग के लिए है ना काम करता है, उसका इनोवेशन करता है, उसकी रिसर्च और उसकी सारी चीजें करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब इस ड्रग का पहले यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी सबसे पहले उसको इनोवेट करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया में अभी जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट है, उसने ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके एक ड्रग बनवाई थी। ठीक है, जो कि कोविड रिलेटेड थी। तो एस्ट्राजेनेका ने क्या किया, उसका बेसिकली यहाँ पे रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग करी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एस्ट्राजेनेका ने यहाँ पे रिसर्च भी करी, मैन्युफैक्चरिंग भी करी, और ये कहलाती है आपकी ब्रांडेड ड्रग, जिसके नाम से अपन जैसे अभी है ना कोवैक्सीन और कोविडशील्ड नाम से बिकती है, ब्रांडेड है। ठीक है, तो ये ब्रांडेड ड्रग्स का काम होता है। अब क्या होता है कि एक कंपनी ने जब वो ब्रांड और इनोवेशन कर लिया, ड्रग डेवलप कर लिया, तो उसको पहले अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। सभी जगह जगह पे एक फूड का ड्रग रेगुलेटर होता है। जैसे इंडिया में अपना इंडिया के अंदर जो अपना एफडी है, फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी है। ठीक है, और वैसे ही अगर अपन देखें तो यहाँ पे अगर अब यूएस के अंदर क्या है, यूएस एफडीए चलता है। ठीक है, तो सभी जगह के मतलब है ना ड्रग रेगुलेटर्स होते हैं और अथॉरिटीज होती है जो यहाँ पे ड्रग्स को अप्रूव करती है। अगर आपको उस कंट्री में ड्रग्स बेचना है तो यहाँ पे आपको ड्रग रेगुलेशन की अथॉरिटी यहाँ पे चाहिएगी, लाइसेंस चाहिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रेगुलेटर है वर्ल्ड में वो है यूएस एफडीए, जिसके नाम से ही यहाँ पे बहुत मतलब ज़्यादा चीज़ें इंपैक्ट हो जाती है। क्यों होती है, यूएस का एफडीए ने अगर अप्रूव कर दिया किसी ड्रग को, किसी कंपनी को या किसी के प्लांट को, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि वो मतलब ड्रग सही में अच्छी है। तो बाकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है अदर कंट्रीज़ की, यानी अपन बात करें ईयू जीएमपी की या फिर इंडिया में जो ड्रग रेगुलेटर्स है, तो वो भी जल्दी से अप्रूव कर देती है। बट अगर यूएस एफडीए ने किसी ड्रग को या प्लांट को या फिर प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे ग्लोबली उस पर इंपैक्ट आता है। तो यूएस एफडीए का इसलिए सबसे ज्यादा नाम है। इंडिया में इंडिया की फार्मा कंपनीज होने के बाद भी यूएस एफडीए की ज्यादा यहाँ पे न्यूज आप देखते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ ब्रांडेड ड्रग्स का। अब क्या होता है कि ब्रांडेड ड्रग्स को कुछ साल के लिए केवल वो ही कंपनी बेच सकती है। जैसे कि कुछ साल के लिए डॉक्टर रेडी, और इंडिया में जैसे अभी अपन देखेंगे कोविडशील्ड और वो कोवैक्सीन केवल अभी 2 या 3 ही कंपनियां बेच पा रही है। ठीक है, बाद में क्या होता है, एक यहाँ पे पीरियड के बाद बेसिकली उसका एक्सपायरी हो जाता है, मतलब पेटेंट एक्सपायरी जिसे अपन बोलते हैं कि वो पेटेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद आती है अपनी जेनरिक कंपनीज। जेनरिक कंपनीज के अगर अपन एग्जाम्पल ले तो नटको फार्मा और सन फार्मा जैसी कंपनीज है जो जेनरिक ड्रग्स में काम करती है। इंडिया की सबसे बड़ी जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर है सन फार्मा। अब क्या होता है, जेनेरिक और ब्रांडेड में क्या डिफरेंस है। अगर अपन प्राइस को समझे तो पेटेंट खत्म होने के बाद, जैसे अपन ने देखा था कोविडशील्ड और कोवैक्सीन की प्राइस शुरू शुरू में बहुत ज्यादा थी ग्रे मार्केट में। तो अब क्या हुआ, अब तो वैक्सीन सब जगह अवेलेबल हो गई, बहुत सारी अदर कंपनीज भी बनाने लग गई, तो एकदम से ना प्राइस कम हो जाती है। तो जैसे ही ब्रांडेड ड्रग्स का जब पेटेंट एक्सपायर होता है तो उनका यहाँ पे बेसिकली प्राइस गिरता है, और जो जेनेरिक ड्रग्स होती है उनका प्राइस वैसे भी कम होता है। क्यों? क्योंकि उनका कॉस्ट कम है। अभी मान लीजिए कोवैक्सीन की यहाँ पे अगर मतलब कोविड की वैक्सीन बन चुकी है, तो बार बार हर कंपनी अब उसकी रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा नहीं करती, इनोवेशन पे खर्चा नहीं करती है। अब वो क्या करती है, बेसिकली उसके फॉर्मूला को कॉपी करती है और यहाँ पे अपनी ड्रग मैन्युफैक्चर करती है। सन फार्मा भी वही करती है। अब जेनेरिक और ब्रांडेड में काम कैसे होता है, तो जेनेरिक कंपनी ब्रांडेड कंपनीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है जहां पे वो टेक्निकल नो हाउ पास करते हैं कि हमने ये दवाई कैसे बनाई है, क्या हुआ है, और उसके बेसिस पे कुछ यहाँ पे बेसिकली रॉयल्टी फीस भी दी जाती है। तो सन फार्मा पेज द रॉयल्टी फीस टू द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर और ओरिजिनल इनोवेटर ऑफ द ड्रग।
ठीक है। तो सन फार्मा बेसिकली इस तरीके से काम करता है, और इसलिए सन फार्मा का जो बेसिकली मार्जिन भी होते हैं वो थोड़े यहाँ पे ना कंपैरेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रांडेड ड्रग से। ठीक है। अच्छा, एक बीच में आता है पैरा 4 करके, जिसमें ना नटको फार्मा काम करता है। अच्छा, क्या होता है कि अभी ये जो जेनेरिक ड्रग्स होती है ना, ये बहुत सारी कंपनीज बना सकती है। ठीक है। मान लीजिए डॉक्टर रेड्डी की कोई ए करके एक बेसिकली मेडिसिन है, जो यहाँ पे उसकी ब्रांडेड मेडिसिन थी। अब यहाँ पे सन फार्मा भी बना सकती है और अदर कंपनीज भी बना सकती है। बट एक है ना, नटको फार्मा क्या करता है, 180 डेज का एक्सक्लूसिव पीरियड होता है, जिसको पैरा 4 बोलते हैं। मतलब 180 डे का एक्सक्लूसिव पीरियड क्या होता है, एक कंपनी को, एक जेनेरिक फार्मा कंपनी को बेसिकली यहाँ पे वो 180 डे का एक्सक्लूसिव पीरियड दिया जाता है। मतलब सबसे पहले 6 महीने तक केवल वो ही जेनेरिक फार्मा कंपनी वो ब्रांडेड ड्रग का यहाँ पे जो डुप्लीकेट ड्रग्स है वो बेच सकती है। तो नटको फार्मा उस बिजनेस के अंदर काम करती है। ठीक है। तो ये सारी बात हुई अपने फॉर्मुलेशंस और मेडिसिन की। अब इनके पीछे की भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली जो ये सारी कंपनीज है, इनको अपन फॉर्मुलेटर भी बोलते हैं। फॉर्मुलेशंस का जो बिजनेस होता है वो भी यहाँ पे इसके अंदर आता है। ठीक है। और ये है जो कंपनीज जिनकी ओटीसी ड्रग्स बनती है, यानी ओवर द काउंटर सेलिंग ड्रग्स, जिसको अपन यहाँ पे अपनी दुकान पे जाके खरीदते हैं। तो उनमें से यहाँ पे टोरेंट फार्मा, नटको फार्मा, जेनरसन फार्मा, इनकी ड्रग्स के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इन कंपनीज के नाम लिखे होते हैं। पर फार्मा कंपनी के पीछे भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, पहले तो ब्रांडेड जेनेरिक क्या होता है कि कभी कभी कोई जेनेरिक कंपनी की ड्रग है ना, इतनी इतनी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो जाती है कि उसको भी ब्रांडेड ड्रग का नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर अपन देखें, जो क्रोसिन है वो बेसिकली एक ब्रांडेड जेनेरिक है। ठीक है। बट उसका जो जेनेरिक नेम है वो पैरासीटामॉल है। ठीक है। पैरासीटामॉल बहुत बनाते हैं, बट क्रोसिन कुछ ही कंपनीज बनाती है और उनका यहाँ पे उसमें ब्रांडिंग होता है। ठीक है। तो जेबी केमिकल्स एंड फार्मा करके जो कंपनी है वो ये काम करती है। अब क्या होता है, अब अपन सप्लाई चेन को समझते हैं। फॉर्मुलेटर जैसे कि अपन ने समझा, जहां पे नटको फार्मा काम करती है। एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, जो कि एक ड्रग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और उसके बाद होता है की स्टार्टिंग मटेरियल्स या फिर एपीआई के इंटरमीडिएट्स, जिसमें अभी ऑर्गेनिक्स काम करती है। समझते हैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, आप समझ सकते हो। मान लीजिए ये आपका ड्रग है, ये आपकी एक टेबलेट है जिसका अपन मान लीजिए नाम ले लेते हैं डिस्प्रिन। अब डिस्प्रिन में क्या होगा, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, जैसे कि कलर डलता है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, आपको पसीना ना आए, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। तो ये जो सारे काम जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, कलर वगैरह, ये आपको कहलाते हैं नॉन एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, नॉन एपीआई। ठीक है। और एक जो आपका इंग्रेडिएंट ऐसा होगा, एक रॉ मटेरियल इसमें ऐसा यूज हुआ होगा जो सही में सर दर्द कम करने का काम करता है, उसको कहलाया जाता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, जो कि आपके टेबलेट के इंटेंडेड बेनिफिट्स देने में काम करता है। तो एपीआई मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, जिसमें से लॉरेंस लैब्स, न्यूलैंड लैब्स और यहाँ पे डिवीज लेबोरेटरीज या फिर सिंजीन जैसी जो कंपनीज है वो एपीआई मैन्युफैक्चरर है। अब एपीआई को भी एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जिसका नाम है की स्टार्टिंग रॉ मटेरियल्स, या फिर अपन बोलते हैं एपीआई इंटरमीडिएट्स, जिसको मतलब फार्मा इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं। उसमें कौन काम करता है, उसमें अमी ऑर्गेनिक्स काम करता है। और अमी ऑर्गेनिक्स ही नॉन एपीआई इंटरमीडिएट्स और रॉ मटेरियल भी बनाता है। ठीक है। नॉन एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। तो बेसिकली इस तरीके से काम होता है। केएसएम यानी रॉ मटेरियल से बनता है अपना एपीआई, एपीआई से अपना बनता है टैबलेट। अच्छा, ये जो एपीआई और ये जो वाला सिस्टम है ये सभी जगह यूज होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है ना केवल मतलब ओरल ड्रग्स में यूज होता है, लिक्विड और हार्ड फॉर्म किसी भी फॉर्म में ड्रग्स हो तो उसमें भी यूज होता है। इसके अलावा एक और बिजनेस होता है जो कि इंजेक्टेबल्स का होता है, यानी इंजेक्शंस का बिजनेस होता है, जिसके अंदर अपन नाम अगर जाने तो यहाँ पे ग्लैंड फार्मा एक कंपनी है जो यहाँ पे इंजेक्टेबल्स का काम करती है। और अगर अपन देखें तो कैप्लिन पॉइंट लैब्स या फिर अपना शिल्पा मेडिकेयर वाली जो कंपनीज है वो भी इस तरीके के काम करती है। इनके अलावा यहाँ पे अदर जो सेलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे ना आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीमीटर वगैरह जो है ना शिल्पा मेडिकेयर वगैरह ये वाली कंपनीज काम करती है। ठीक है। तो अभी अपन वापस अब यहाँ पे आते हैं कि एपीआई, अभी एपीआई भी बहुत ज्यादा है ना अजीब तरह का होता है। देखो एपीआई में भी क्या होता है, एक तो कॉम्प्लेक्स एपीआई होते हैं, एक स्पेशलिटी और एक जेनेरिक। देखो इसको भी वापस वैसे ही समझते हैं। देखो आप जेनेरिक एपीआई का मतलब ऐसे समझ लो कि है ना आप मारुति सुजुकी बना रहे हो, जिसका यूज बहुत जगह और बहुत सारी दवाइयां बनाने में यूज हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल क्या होता है कि एक एपीआई बहुत जगह काम आ सकता है, तो वो जेनेरिक एपीआई होता है, वो बहुत सारी कंपनीज बना रही है। ठीक है। तो इसके मार्जिन और इसकी वॉल्यूम्स और इसकी प्राइस बिल्कुल मारुति सुजुकी जैसी होती है। फिर एक स्पेशलिटी एपीआई होते हैं जो कुछ ही कंपनीज बना रही है और कुछ ही जगह यूज आता है, तो उसको अपन नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि अपना इनोवा का। ठीक है। क्योंकि उसकी वॉल्यूम कम होती है बट मार्जिन ज्यादा होते हैं। और फिर आती है कॉम्प्लेक्स एपीआई। कॉम्प्लेक्स एपीआई बेसिकली क्या होते हैं, जो ऐसे एपीआई ऐसे इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि बहुत गिनी चुनी कंपनीज बनाती है, मतलब एक या दो ही कंपनी इस तरीके का काम करती है।
तो कॉम्प्लेक्स एपीआई अगर अपन इसके मार्जिन और प्राइसिंग को समझे तो बेसिकली अपनी मर्सिडीज वाली काम हो गया। बहुत कम वॉल्यूम का काम होता है बट बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ये एपीआई के कुछ टाइप्स होते हैं जो अपन ने है ना, अगर आप देखोगे तो लॉरस लैब्स और न्यूलैंड लैब्स में इस तरह का काम होता है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एपीआई में भी है ना बहुत तरह के मतलब है ना काम होते हैं। अभी क्या होता है कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट में भी एक है ना सीआरओ होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपकी ड्रग का रिसर्च का काम मतलब आउटसोर्स कर देना। मतलब मान लीजिए डॉक्टर रेड्डी को किसी दवाई पे काम करना है तो वो उसका रिसर्च का काम आउटसोर्स कर देगी किसी एक कंपनी को, मतलब ठेकेदार को। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अपना हो गया सिंजीन। उसके अलावा अगर अपन देखें तो डॉक्टर रेड्डी बहुत बार ऐसा भी कर सकता है कि आपकी कोई ड्रग्स है उसके लिए आप है ना किसी और को आउटसोर्स कर दे। फॉर एन एग्जाम्पल डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे इंडोको रेमेडीज या फिर नटको फार्मा को आपका है ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही आउटसोर्स कर दे कि आप हमें ड्रग्स बना के दें हमारे नाम से। तो इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, मतलब ड्रग डेवलप कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर डेवलपमेंट भी होता है मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, जिसमें डिवीज लैब काम करता है। ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं एपीआई के तौर पे, मतलब एपीआई का ना डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी करता है डिवीज लैब। फिर होता है क्रैम्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे बेसिकली सर्विसेज जो होती है उसके अंदर बेसिकली सारा प्रोसेस होता है। मतलब आप है ना उसका एपीआई डेवलप भी करोगे, उसका कॉमर्शियलाइजेशन भी आप करोगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी आप करोगे और उसके अप्रूवल्स वगैरह भी सब आप लोगे। तो इस तरीके से काम होता है। तो क्रैम्स वाला जो बिजनेस होता है वो बेसिकली अपना कॉम्प्लेक्स एपीआई जैसा होता है और उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। अगर अपन देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब अपन ने पिरामल फार्मा का एनालिसिस किया था तो उसमें क्रैम्स का बिजनेस बहुत हाई है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन देखें जैसे कि मैंने ग्लेनमार्क जब अपना आया था, ग्लेनमार्क की जो अभी जो एक सब्सिडरी आई थी एपीआई मैन्युफैक्चरर, तो जो ग्लेनमार्क की आई थी तो उसमें क्रैम्स का बिजनेस बहुत कम था। ठीक है, उसमें ना ये वाला कॉम्प्लेक्स एपीआई का बिजनेस बहुत कम था। बट डिवीज लैब जो है वो बेसिकली 25 एपीआई पे काम करता है और उसमें से मोस्टली जो काम है वो क्रैम्स वाला है, इसलिए डिवीज लैब का मार्जिन बहुत हाई होता है। ठीक है, तो न्यूलैंड लैब्स, लॉरस लैब्स, डिवीज लैब्स इन बिजनेस में काम करती है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मार्जिन के तौर पे कौन सी कंपनी यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाती है, मतलब एपीआई कमाता है या फिर कौन कमाता है, तो मैं आपको बोलूंगा एपीआई मैन्युफैक्चरर ज्यादा यहाँ पे पैसा कमाता है। अगर अपन देखें तो डिवीज लैब के मार्जिन करीबन 30 से 40% के आसपास चलते हैं। वहीं पे जो अपना डॉक्टर रेड्डी के मार्जिन है 10 to 20% के आसपास रहते हैं। ठीक है, सन फार्मा के मार्जिन और कम होते हैं बीइंग अ जेनेरिक मैन्युफैक्चरर। तो कुल मिला के ये अपनी पूरी फार्मा की सप्लाई चेन थी। अब अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि भैया आप हमें ये बताइए कि बेसिकली इंडस्ट्री का साइज कैसा है, मतलब एपीआई का साइज क्या है और बाकियों का साइज क्या है, तो अपन वो भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये अपनी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसमें अगर आप देखोगे तो 1 ट्रिलियन डॉलर्स की ये इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, जिसमें से 85% आपका फॉर्मुलेशन का बिजनेस है, मतलब जो फिनिश गुड्स जो होते हैं दवाइयों का बिजनेस होता है। फिर बल्क ड्रग्स यानी एपीआई और इंटरमीडिएट्स का जो काम है वो ओवरऑल इंडस्ट्री का साइज 15% है। इंडिया में भी ये जो इंडस्ट्री है कुछ इसी तरीके से दिखती है। अगर इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखें तो अपन यहाँ पे 75% अपना यहाँ पे फॉर्मुलेशन का काम होता है और बल्क ड्रग्स और एपीआई मैन्युफैक्चर यहाँ पे केवल 25% ही मार्केट शेयर है। मतलब वैल्यू अगर आप देखते हो कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है तो एपीआई में केवल 25% पैसा खर्च होता है। बट यहाँ पे एक और जो चीज होती है मैं आपको बता दूं, इंडिया में एपीआई जो है बेसिकली एपीआई जो है ना वो एस एस सेम एस केमिकल्स है। कैसे, अगर अपन देखें बहुत सारी कंपनीज जो है जैसे कि नवीन फ्लोरीन वगैरह हो गया या फिर अगर अपन कुछ और आरती ड्रग्स वगैरह हो गया, आरती केमिकल्स, ये जो कंपनीज हो गई, इनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो यहाँ पे केमिकल्स भी बनाती हैं और एपीआई भी बनाती हैं। और इन दोनों की जो इंडस्ट्री है, सप्लाई चेन है, वो जनरली सेम है। मार्केट अगर अपन फ्लक्चुएशंस वगैरह या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखें वो भी सेम है। दोनों ही कंपनीज चाइना पे डिपेंडेंट है, मतलब बहुत सारे इंडिया में एपीआई और केमिकल्स का यहाँ पे इंपोर्ट होता था चाइना से। तो वी आर मेनली अपन है ना इंडिया में भी आज है ना केमिकल जो जो अपना एपीआई है उसकी डिपेंडेंसी चाइना पे। बट इन दोनों इंडस्ट्री को China+1 के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चार्ट भी था जिसमें आई थिंक इंडियन एपीआई इंडस्ट्री की यहाँ पे डिपेंडेंसी बताई थी। हाँ, तो ये बेसिकली अगर अपन देखें तो इंपोर्ट जितना होता है ना इंडिया से, मतलब इंडिया में आज भी अगर अपन लास्ट डेटा को भी माने तो 65 to 60% यहाँ पे जो एपीआई है इंडिया में वो यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम चाइना। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, इंडिया में क्या होता है ना कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है ड्रग्स की, मतलब फॉर्मुलेशन का काम बहुत बड़ा है। बट इंडिया में ना एपीआई वगैरह नहीं है, तो इसलिए अपन चाइना से इंपोर्ट करते थे। बट बीइंग अ China+1
स्ट्रेटेजी अभी यहाँ पे एकदम फेवर में चल रही है, और इंडिया के जो एपीआई मैन्युफैक्चरर्स उनने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपना प्रोग्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या फिर अगर अपन देखें एक्सपेंशन वगैरह या फिर रिसर्च वगैरह में। तो इसलिए अब यहाँ पे जो शिफ्ट है वो बेसिकली इंडियन एपीआईज पे आ गया है, मतलब इंडिया की एपीआई कंपनी इंडिया की फॉर्मुलेशन कंपनी के लिए यहाँ पे काम कर रही है, जो कि उन ड्रग्स को बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, इंडिया में मोस्टली जितनी कंपनीज हैं वो यूएस और यूरोप वाला जो एरिया है वहाँ पे काम करती है। कुछ कंपनीज है जैसे कि कैप्लिन पॉइंट लैब्स, वो यहाँ पे अफ्रीका बेसिस पे काम करती है। तो सभी इंडस्ट्रीज, सभी फार्मा कंपनीज का यहाँ पे बेसिकली एक्सपोजर अलग अलग है। मोस्टली कंपनीज यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। इंडिया में आज भी फार्मास्यूटिकल जो बेसिकली इंडस्ट्री वो अंडर पेनिट्रेशन में, इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। लोग बाग कोविड वगैरह नहीं होता तो आज अपन खांसी जुकाम के अपने घरेलू तरीके ढूंढते हैं, तो इसलिए इंडिया में आज भी फार्मा की डिमांड, डोमेस्टिक फार्मा डिमांड इतनी नहीं है, इसलिए इंडिया की फार्मा कंपनीज बाहर काम ज़्यादा करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बहुत ही ब्रीफ यहाँ पे हमारे लिए एक सप्लाई चेन को मेरा समझाने का तरीका था। अगर आप मुझसे पूछते कि मेरी टॉप फार्मा पिक्स क्या हैं, तो लॉरस लैब्स मेरी एक टॉप फार्मा पिक्स में आता है, और डिवीज लैब एक आता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इन दो के अलावा ये तो अपने एपीआई मैन्युफैक्चरर्स हो गए। इसके बाद अगर अपन देखें तो आप नटको फार्मा पे भी बेट कर सकते हो, बट नटको फार्मा के साथ क्या है कि आप बेसिकली यहाँ पे उसमें अभी भी बहुत बड़ी है ना बेसिकली वोलेटिलिटी है, मतलब एक है ना क्वेश्चन मार्क है उनके फर्दर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च का। तो अभी मैं नटको फार्मा के साथ नहीं जाना चाहूँगा, बट एज अ बिजनेस मॉडल वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा सन फार्मा है जो कि यहाँ पे जेनेरिक मैन्युफैक्चरर है और सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी है। दो वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हैं, बट मैं सन फार्मा के साथ यहाँ पे जाना चाहूँगा। उसके अलावा मुझे जो अच्छी लगती है वो है ग्लेनमार्क और सिप्ला। तो ये कुछ मेरी टॉप फार्मा पिक्स है, बट ओवर द फॉर्मुलेशन आई वुड गो विद यहाँ पे एपीआई मैन्युफैक्चरर्स, जो कि अपना डिवीज वाला और ये वाली इंडस्ट्री है। डिवीज लैब बेसिकली यहाँ पे जाइंट है एपीआई के अंदर, और उनका बिजनेस बहुत बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से पूरी फार्मा सप्लाई चेन काम करती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं सभी तरह के इस तरह के अपडेट्स के लिए। हम आने वाले समय में काफ़ी फार्मा कंपनीज पे अभी यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस लेके आएंगे, और ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, एक और सबका क्वेश्चन रहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ पे कुछ समय से अंडर परफॉर्म क्यों कर रही है। इसके पीछे बेसिकली एक रीज़न है यूएस में प्राइस इरोजन। यूएस में प्राइस इरोजन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यूएस में दवाइयों की जो भाव है वो गिर गए हैं। कुछ यहाँ पे यूएस एफडीए भी स्ट्रिक्ट हो गया है। लास्ट ईयर कोविड के चलते यहाँ पे यूएस एफडीए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना स्ट्रिक्टनेस खत्म हो गई थी। तो क्या हो रहा था, हर दवाई का, हर प्लांट का अप्रूवल यहाँ पे ले लिया जाता था और दे दिया जाता था। बट अब वो वापस स्ट्रिक्टनेस आ गई, तो रेगुलेटरी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, इसलिए ऑपरेशनली बिजनेस थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक दवाई के लिए एक तो दवाई का अप्रूवल लिया जाता है, दवाई के बाद एक प्लांट का अप्रूवल भी लिया जाता है, जहां वो बनाई जाती है उस जगह का भी अप्रूवल लिया जाता है। तो प्लांट और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग दोनों के अप्रूवल्स आपको लेने पड़ते हैं, जब जाके आप दवाई उस जगह पे बेच पाते हो। अच्छा, अमी ऑर्गेनिक्स के पास भी है ना कुछ ऐसे लाइसेंस है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि है ना अगर आपको ईयू में एक्सपोर्ट करना है, मतलब यूरोपियन यूनियन में, तो एक लाइसेंस होता है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने मेरे एनालिसिस में बात करी थी। बट अमी ऑर्गेनिक्स के पास लाइसेंस है, ठीक है। तो अभी इंडिया में ईयू पे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसका लाइसेंस ही होगा, बट अमी ऑर्गेनिक्स के पास वो लाइसेंस है कि केएसएम के अंदर, अदर कंपनीज के पास नहीं है। तो ये कुछ यहाँ पे रेगुलेटरी बैरियर भी है इस इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत बड़ा काम करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री थी, ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बढ़िया बढ़िया कंपनियों में ही पैसा लगाएं। थैंक यू।